नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो होता है ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी, उसको मैं पढ़ाऊंगा। सीआईटीएस जितने भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें से सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम चांसेस रहते हैं आने के। और ये जो ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी होती है, ये आपके ऊपर, आपके दिमाग से, आपकी सोच के हिसाब से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इसमें यही सारी चीजें हैं कि आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, आप खुद से कितना वो करके आप इसको आंसर दे सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने आंसर पे, आंसर एंड क्वेश्चन पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका भूमिका क्या होती है। एक अनुदेशक मतलब एक टीचर हो गया, एक टीचर हो गया, उसकी प्राथमिक भूमिका क्या हो सकती है उसके लिए। ठीक है, किसके लिए? विद्यार्थी के लिए। अब देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। आप प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे या फिर उपकरण खरीदना, या फिर उपकरण खरीदेंगे, प्रशिक्षुओं की देखरेख करना, या फिर अनुशासन बनाए रखना। देखिए एक ऑर्गेनाइजेटर के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका क्या हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। बाकी उपकरण खरीदना ये आपका काम नहीं है। खरीद सकते हैं लेकिन ये सटीक नहीं बढ़ता है। प्रशिक्षुओं की देखरेख करना, आप प्रशिक्षु को आप हमेशा तो देखरेख कर नहीं सकते हैं। और अनुशासन बनाए रखना, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करेंगे, क्लास में ही आप अनुशासन बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे सटीक जो आंसर होता है, ये आंसर हो जाता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे, उतना बच्चा शिक्षित होगा, उतना उसको नॉलेज होगा, और वह उतने अच्छे से कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री, कंपनी या कहीं पे इंटरव्यू के लिए वह क्वालिफाइड करेगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति को संदर्भित करता है। किसके लिए संदर्भित करता है? शिक्षक के लिए, प्रशिक्षक के लिए, अनुदेशक के लिए, मार्गदर्शक के लिए। किसके लिए होता है, ये आप लोगों को सोचना है। जैसे सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण, शारीरिक कौशल मतलब भाई जो शरीर से भी और दिमाग से भी दोनों चीजें पे काम करे। ठीक है, दोनों चीजों पे काम करे, उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। तो शिक्षक करता है, प्रशिक्षक को करता है, अनुदेशक को करता है, मार्गदर्शक को करता है। देखिए क्या होता है इसमें, अब सारे क्वेश्चंस अब देखिए यहाँ पे, सामान्य तौर पर यह सब शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति। अब ये तो समझ में आ रहा है कि यार हमको क्या होना चाहिए, या तो इंस्ट्रक्टर होगा या तो शिक्षक होगा, लेकिन नहीं। अब इसमें क्या दिया है कि सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशल मतलब सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल आपके शारीरिक कौशल से संबंधित है। अधिग्रहण का कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हैं करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। किसको? ट्रेनर को, मतलब सॉरी हाँ ट्रेनर को, प्रशिक्षक को। मतलब आपको कितना टीचर पढ़ा ले रहा है, आप आप कितनी बातों को समझ पा रहे हो, वह अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा है। तो आपको 30%, 90%, 85% कितना समझ में आ रहा है, ये कौन बताएगा? प्रशिक्षक मतलब ट्रेनर। आप क्या करेंगे, आपको कितनी बातें समझ में आ रही है, ये चीजें आपको खुद से करना पड़ेगा ऑब्जर्व, या फिर आप बताएंगे कि मुझे कितना समझ में आया, कितना नहीं आया। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाता है? प्रशिक्षक। कौन क्या हो जाएगा? ट्रेनर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? ट्रेनर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चंस जो होते हैं, आंसर इसके बड़े सोच समझ के देना है आपको, बहुत सोच समझ के। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा समझना है, फिर आपको आंसर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशिक्षुओं के प्रति अनुदेशक की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है। मतलब प्रशिक्षुओं मतलब क्या हो गया? ट्रेनर हो गया, अनुदेशक मतलब इंस्ट्रक्टर हो गया। इनके मुख्य जिम्मेदारी क्या है? उद्योगों से संपर्क करना रहेगा, या फिर प्रदर्शन का मूल्यांकन करना रहेगा, या सामग्री खरीदना रहेगा, या कार्यक्रमों का आयोजन करना रहेगा। अब आप बताइए, इसमें तो सारी चीजें हम लोगों को क्या लग रही हैं कि सही लग रही हैं।
कि भाई अब इसमें प्रशिक्षुओं और अनुदेशक तो सबसे बड़ा हो जाता है कि कार्यक्रमों का आयोजन करना होता है, लेकिन नहीं, इसमें क्या है, इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस मतलब प्रदर्शन का मूल्यांकन। प्रशिक्षुओं को जो होते हैं, जो ट्रेनर होते हैं और जो इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनको देखना है कि आपका प्रदर्शन कैसा है, आप पढ़ने में कैसे है, आप सारी चीजें अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको दिमाग से एकदम दिमाग स्थिर करके सारी चीजें सोचना है। और यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाले बच्चों के लिए। यह पीओटी है, इसको आप पढ़ लेना सही से, आपके लिए इसमें से क्वेश्चंस 99% क्या होते हैं, आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये क्या है, प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। मतलब आपको ये सोचना है कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ने में है, किस हिसाब से पढ़ रहा है, उसको हमको गाइड करना है। ये सारी चीजें आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशक की आवाज कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। अनुदेशक की आवाज कहाँ स्पष्ट, मतलब इंस्ट्रक्टर जो टीचर है उसकी आवाज कहाँ साफ और अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। कार्यशाला में, पुस्तकालय में, कैफेटेरिया में या कार्यालय में। अब देखिए भाई, अब इसमें से पुस्तकालय में तो आप जाएंगे नहीं, ठीक है। जब आप इंस्ट्रक्टर जब जाता है, टीचर आपको लेके जाता है कहाँ, तो हमेशा किस में लेके जाता है, वर्कशॉप में। हमेशा कहाँ लेके जाता है, हमेशा आपको वर्कशॉप में। तो वहां उनकी आवाज क्या होनी चाहिए, साफ सुनाई देनी चाहिए, स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। आपको क्या करना है, प्लस को माइनस में जोड़ना नहीं है, आपको जिस चीजों को जहां लगाना है, जैसे करना है, वो चीजें आपको समझनी होगी और उनको समझाना। नहीं तो क्या हुआ, प्लस को माइनस में जोड़ दिया, माइनस को प्लस में जोड़ दिया, ब्लास्ट हो गया। तो इसलिए वहां पे उनकी आवाज क्या होनी चाहिए, साफ सुथरी और अच्छे से सुनाई देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी या फिर आरक्षित। तो अब इसमें आपको समझना है कि किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है। तो कौन सा होता है, अंतर्मुखी होता है या फिर बहिर्मुखी होता है या उभयमुखी, जो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी दोनों हो, आरक्षित हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, बताइए आप सभी लोग। आप सभी लोग सोचते रहिएगा, आंसर करते रहिएगा, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है। क्या हो जाता है इसमें, एक्स्ट्रो एक्स्ट्रोवर्ट, ठीक है। क्या हो जाता है, बहिर्मुखी हो जाता है, ठीक है, क्या बहिर्मुखी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सही रहेगा, ऐसे देखो तो सही आ रहा है। हम्म हम्म, हम्म, चलिए अब इसमें क्या है, अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण है। कार्यभार कम करना या फिर पाठ प्रभावशालीता बढ़ाना या फिर प्रशिक्षुओं को प्रभावित करना या फिर प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करना। अनुदेशक के लिए, जैसे आप टीचर हैं तो पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों महत्वपूर्ण होता है, बताइए। क्यों महत्वपूर्ण होता है भाई, क्यों होता है, क्योंकि देखिए अब यह क्या हो जाता है कि जब आपको कार्यभार संभालना है, ठीक है, जब आपको कार्यभार संभालना है, तो जब आप कार्यभार संभालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना हो जाता है। हम जैसे कि पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना, टू एनहांस लेसन इफेक्टिवनेस। मतलब अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या सही है, क्या गलत है, कैसे, ये सारी चीजें आपको पहले से उसमें से छाँट करके निकाल देनी है। जो सही चीजें उसे पढ़नी है और पढ़ानी है। क्या हो जाएगा, पाठ प्रभावशीलता बढ़ाना हो जाता है, ठीक है। हम क्या हो जाता है, पाठ का प्रभावशीलता बढ़ाना हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अद्यतन
करना शामिल करती है? शिक्षार्थियों की ओर, उद्योगों की ओर, प्रशासन की ओर, समाज की ओर। अब बताइए, आप इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्टर की कौन सी जिम्मेदारी जो होती है, इंस्ट्रक्टर की कौन सी जिम्मेदारी होती है जो नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अध्ययन करना शामिल करती है? शिक्षार्थियों की ओर, उद्योगों की ओर, प्रशासन की ओर, समाज की ओर। देखिए, समाज, प्रशासन, ये तो नहीं, शिक्षार्थियों, ये भी नहीं होगा तो किसमें जाएगा? टुवर्ड्स इन इंडस्ट्रीज। क्या हो जाता है? आपको इंडस्ट्रीज की ओर लेके जाएंगे, जिससे उद्योगों की ओर लेके जाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे? अच्छे से आप उनको कुछ नई नई चीजें, कुछ नए नए वर्क आप सीख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अनुदेशक, चलिए नेक्स्ट, अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? अनुदेशक जो होता है, प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? समय की पाबंदी को बढ़ावा देकर, या फिर केवल सैद्धांतिक अवधारणाओं को पढ़ाकर, या फिर सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके, या फिर व्यक्तिगत सफलता पर ध्यान केंद्रित करके? ये देखिए, आप थोड़ा सा अपने से कुछ क्वेश्चन सोचेंगे से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन हमेशा 2 नंबर का होता है। देखिए है यहाँ पे, मैंने डाउनलोड किया है, यहाँ से कुछ चीज़ों को मैंने एडिट किया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए इसमें क्या, अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? तो कैसे करता है? सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके, ठीक है? क्या हो जाता है कि सामाजिक जिम्मेदारी भी एक क्या हो जाता है, निश्चित विकसित करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अब आप जा रहे हैं रास्ते में जा रहे हैं बाइक से, भाई अगर कोई मिल गया तो लिफ्ट उसको दे दीजिए, या फिर आप फैक्ट्री में हो, बहुत ज़्यादा कोई परेशान है तो उसकी थोड़ी-सी हेल्प कर दो, तो आपके अंदर सामाजिक ज़िम्मेदारी भी विकसित करना होता है, ठीक है? आपको चीज़ें समझनी चाहिए, आप अपने से अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से क्या समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित करता है? सामाजिक ज़िम्मेदारी विकसित करके, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या है? प्रभावी शिक्षण, प्रभावी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन इफेक्टिव टीचिंग? प्रेरणा, योजना, मूल्यांकन, प्रश्न पूछना। क्या हो जाता है? अगर आपको ये सारी चीजें करनी रहेगी तो आप क्या करोगे? पहले जब आप क्या करोगे, प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या होता है? पहले हम प्लानिंग करेंगे कि हमें क्लास में जाना है तो कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, और वहां पे हमें किस चीज के बारे में बात करना है, जिससे बच्चों को क्या हो, ठेस न पहुंचे, बच्चों को समझ में आ जाए, पूरी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो उसमें क्या हो जाता है, पहले हम क्या करते हैं, योजना बना लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग करने के साथ साथ तब हम क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा तत्व सकारात्मक कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल करता है? कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल करता है? मीडिया, आवश्यकता का आकलन, मोटिवेशन, प्रतिक्रिया। क्या होता है बताइए? कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल करता है? तो क्या हो जाता है? आवश्यकता का आकलन। क्या हो जाता है? नीड असेसमेंट। क्या हो जाता है? आवश्यकता का आकलन करना हो जाता है, जिससे आपको आवश्यकता के अनुसार सारी चीजों को शामिल करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें आपको पता करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? कौशल कौशल जब मुझे प्राप्त करना है, व्हाट इज द इनिशियल फॉर एक्वायरिंग अ स्किल? कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? एटीट्यूड, नॉलेज, प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन। देखिए भाई, एटीट्यूड में रहेंगे तो कोई भी टीचर रहेगा आपको नहीं सिखाएगा, नॉलेज आपके पास रहेगा और उसके पास भी तो आपको हमेशा देने की कोशिश करेगा, ये सही हो सकता है। प्रोडक्टिविटी, ये तो बिल्कुल नहीं। मोटिवेशन, मोटिवेशन हो सकता है पढ़ाने के साथ साथ आदमी मोटिवेट करके आपको पढ़ा सके, लेकिन सबसे सटीक जो है आंसर वो बैठता है, क्या हो जाता है? नॉलेज। अगर कौशल प्राप्त करना है तो आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं होती है तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कौशल प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? तो नॉलेज हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? नॉलेज हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदेशक के शिक्षण के दौरान
अनावश्यक क्रियाओं से कौन सा दोष संबंधित होता है? अनुदेशक के शिक्षण के दौरान आप जब कोई पढ़ा रहा है आपको, तो वहां पे कोई भी आपको चीजें अनावश्यक चीजें नहीं करना, उससे क्या हो जाता है? अनुचित मूल्यांकन होता है, अपर्याप्त तैयारी होती है, व्यक्तित्व में दोष होता है, अनुचित प्रस्तुति होती है। क्या होता है बताइए तो। अब इसमें हो जाती है कि अनुदेशक के शिक्षण के दौरान अनावश्यक क्रियाओं में से कौन सा दोष संबंधित है, तो क्या हो जाता है? व्यक्तित्व में दोष हो जाता है। इससे क्या हो जाता है? डिफेक्ट्स डिफेक्ट्स इन पर्सनालिटी, व्यक्तित्व में दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? आपके व्यक्तित्व में दोष हो जाता है कि अनुदेशक के शिक्षण के दौरान अनावश्यक क्रियाओं से अगर आप करते हैं, मतलब आपका आचरण सही नहीं है, आप पढ़ते पढ़ाते आपको डिस्टर्ब करने की आदत है, ये सारी चीजें आप करेंगे तो आपके व्यक्तित्व में क्या हो जाएगा? दोष हो जाएगा। ये देखिए पीओटी जो है ट्रेनिंग मेट्रोलॉजी, ये आपके सोच के ऊपर, आपके समाज के, और आपको कैसे एक अच्छा टीचर बनाना है या बनना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे निर्धारित करते हैं इन सारे क्वेश्चंस पे। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं पूरे आपसे रिलेटेड, आपके समाज से रिलेटेड, ये सारे क्वेश्चन। तो आपको बहुत ही सोच समझ के, चारों ऑप्शन आपको सही दिखेंगे, लेकिन उसमें से जो सही रहेगा वही सही रहेगा जिसका सही से हमें अर्थ समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों है? यह सीखने की इच्छा पैदा करता है, यह फीडबैक प्रदान करता है, यह मूल्यांकन में मदद करता है, यह तैयारी में सहायता करता है। अब कैसे करता है ये बताइए हमें। यह प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या आपको महत्वपूर्ण है? यह सीखने की इच्छा पैदा करता है, यह फीडबैक प्रदान करता है, यह मूल्यांकन में मदद करता है, यह तैयारी में सहायता करता है। तो ये क्या करता है? प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि यह सीखने की इच्छा पैदा करता है। जब तक आपके अंदर सीखने की इच्छा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर भूख नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आप करने लायक किसी को बनाएंगे। तो इसलिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? डिजायर, ये इच्छा होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये चीज को करनी है। तो सीखने की इच्छा पैदा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्यवहारिक व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ योजना विधि या चर्चा विधि? क्या हो जाती है? व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि, पाठ योजना विधि, चर्चा विधि? क्या हो जाता है? कौन कौन बताएगा इसमें भाई? व्यवहारिक। अब देखिए व्याख्यान विधि व्यवहार के रूप में जो होती है, तो यह क्या करते हैं? व्याख्यान विधि नहीं होगा। प्रदर्शन विधि हो सकता है, पाठ योजना विधि, चर्चा विधि, तो ये क्या हो जाता है अपना? ये अपना कौन सा आंसर हो जाता है? प्रदर्शन विधि। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाता है? प्रदर्शन विधि आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की किस रूप में परिभाषित किया जाए? मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन, पौधों का अध्ययन, ग्रहों का अध्ययन, मशीनों का अध्ययन? क्या हो जाता है? मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है बताइए तो। क्या हो जाता है? मनोविज्ञान में किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो ये हमेशा किस में रहता है? व्यवहार के रूप में, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसमें अध्ययन किया जाता है? व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है? अब इसमें बताइए, वित्तीय व्यवहार होता है, पशु व्यवहार होता है, शिक्षार्थी का व्यवहार होता है, राजनीतिक व्यवहार होता है? क्या हो जाता है? एबीसीडी क्या हो जाता है बताइए। आप लोग भी आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या हो जाता है? वित्तीय व्यवहार, पशु व्यवहार, शिक्षार्थी का व्यवहार, राजनीतिक। भाई देखो, अगर आपको पढ़ना है तो वित्तीय व्यवहार वहां से आपका फाइनेंशियल तो होगा नहीं, पशुओं की तरह व्यवहार करेंगे तो वो भी नहीं होगा, और राजनीतिक वहां करेंगे तो भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थी का व्यवहार। आपका व्यवहार आपके टीचर के ऊपर वो निर्भर करता है कि आप किस हिसाब से टीचर से सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, या फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए, तो हमारा इसमें हो जाता है शिक्षार्थी का व्यवहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, सरकार, तकनीक। शैक्षिक प्रक्रिया में, भाई शैक्षिक प्रक्रिया में क्या हो सकता है बताइए तो। शैक्षिक प्रक्रिया आपके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है तो किसके लिए है? तो ये किसके लिए हो जाता है? शिक्षार्थी के लिए, पाठ्यक्रम के लिए, या फिर सरकार के लिए या तकनीकी? भाई सरकार तो होगा नहीं, तकनीकी तो होगा नहीं। अब इसमें ये हो जाता है, पाठ्यक्रम तो होगा नहीं, ये लर्नर हो जाता है। आपके सीखने के शिक्षार्थी जो होते हैं, विद्यार्थी के ऊपर डिपेंड करता है कि शैक्षिक प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कारक है किसके लिए? शिक्षार्थी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है? कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है? रुचि, प्रेरणा, जीवन से जुड़ना, गतिविधि। अब कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा, मतलब अगर आपको पढ़ना है, ये सारी चीजें करना है तो आपको क्या करना है? ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, आप लोग मैसेज जरूर करते रहिए। कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है? तो कौन सा? मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन जो होता है जिज्ञासा पैदा करता है। जैसे होता है ना, फलाने का लड़का पढ़ लिया, इंजीनियर हो गया, या फिर आईटीआई में टीचर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया। आप भी पढ़ रहे हो तो आपको उससे क्या होगा? प्रेरणा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि अरे यार अब वो हो गया तो मुझे भी होना है, किसी भी हालत में कैसे करके मुझे होना है, तो ये हो जाएगा मोटिवेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है? गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है बताइए आप। बात करके सीखना, या फिर देखकर सीखना, या करके सीखना, या किताबों से पढ़ना? गतिविधि, व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी इन्वॉल्व? गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है बताइए भाई। आप सभी लोग मैसेज जरूर करते रहिएगा। क्या हो जाता है? बात करके सीखना, देखकर सीखना, करके सीखना, या किताबों से सीखना? तो सबसे ज्यादा हो जाता है क्या? करके सीखना है आपको। क्या हो जाता है कि आप जितना करेंगे वही इतना सीख पाएंगे। जैसे आपको ड्राइविंग करना है तो ड्राइविंग आप देख देख के नहीं सीख पाओगे, देखोगे सीख लोगे, करोगे, लेकिन जब तक आप भी प्रैक्टिकल नहीं होगे, प्रैक्टिकली नहीं करोगे, आप सीख नहीं पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? करके सीखना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक अनुदेशक के एक अनुदेशक के व्यावसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है। शैक्षणिक मनोविज्ञान, या फिर राजनीतिक विज्ञान, या क्वांटम भौतिकी, या पर्यावरण अध्ययन? भाई एक अनुदेशक जो होता है, प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ इंस्ट्रक्टर इज, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है? जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? शैक्षणिक मनोविज्ञान, एजुकेशनल साइकोलॉजी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कहो कि आप राजनीतिक विज्ञान, क्वांटम भौतिकी, पर्यावरण अध्ययन, नहीं नहीं, ये सब चीजें नहीं होना है। इनको शैक्षणिक आपको किस तरह से सिखाना है, किस तरह से पढ़ाना है, कैसे इजी से इजी करके तरीका आपको बताया जाए कि आपको समझ में आए, ये सारी चीजें करना है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करता है? ठीक है, रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करता है? चिंता, ऊब, रुचि, डर, क्या हो जाता है बताइए तो। रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करता है? चिंता, ऊब, रुचि, या डर? तो ये क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है, रुचि हो जाती है। क्या हो जाता है? रुचि। उसके अंदर जितनी अच्छी रुचि रहेगी पढ़ने की, जितनी उसकी लगन रहेगी पढ़ने की, वह उतने अच्छे से पढ़ सकता है, तो इंटरेस्ट हो जाता है, रुचि हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के उद्देश्यों से संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? शिक्षण में क्या शामिल है? ठीक है, सीखने के उद्देश्यों के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है? इच्छित परिणाम, उद्देश्यों की अनदेखी, यादच्छित रैंडम टीचिंग, या फिर शिक्षार्थियों को दंडित करना? क्या हो जाता है? सीखने के उद्देश्य से संबंध प्रभावी शिक्षण क्या हो सकता है बताइए। आप सभी लोग सोच सोच करके आंसर दिया करिए। तो क्या हो जाता है? इच्छित परिणाम क्या हो जाता है?
सीखने का उद्देश्य क्या हो जाता है, जब आप सीखते जाओगे जब आपको इच्छित परिणाम मिलेगा तभी आप क्या करोगे, तब आप अच्छे से सीखोगे, अच्छे से करोगे, इच्छित परिणाम हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है। अब इसमें क्या शामिल है, आपको करना, उनकी अनदेखी करना, उन्हें पहचानना, उन पर जोर देना, उनसे बचना। क्या हो जाए, विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में क्या शामिल है, बताइए इसमें। ये देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट आपको क्या करना, पहचानना पड़ेगा, तो उन्हें क्या करना है, पहले उन्हें पहचानेंगे तब आप सारी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, अब जैसे कहीं ब्रेकेज है, केबल ब्रेकेज है, या फिर किसी चीज पे कोई ने आपको दुश्मनी के लिए आपको वो चीजें खराब कर दी, आप जा रहे हैं तो वहां करंट मार जाएगा, या फिर किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्हें क्या करना है, पहले आपको रिकॉग्नाइजिंग करना है, देम उन्हें पहचानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है। अनुदेशक जो होता है, अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है, शिक्षार्थी की स्वतंत्रता, ज्ञान संचरण, रचनात्मक या फिर आत्मचिंतन, क्या हो सकता है, ABCD चारों में से क्या हो सकता है। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है, शिक्षण का फोकस क्या हो जाता है, तो क्या हो जाता है, नॉलेज ट्रांसमिशन, ज्ञान संचरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ज्ञान को संचरण करना है, अनुचित करना है। ठीक है, अनुग्रहण करना है। चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर ये 25-25 क्वेश्चन का हम सेट बनाएंगे। इसमें फिर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा कि मेरी क्लास कैसी लगी आप लोगों को, फिर मैं ऐसे आपको वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट वाला, कि शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है। इष्टतम संसाधन उपयोग, लक्ष्यों की अनदेखी, यादृच्छिक गतिविधि या फिर शिक्षण में लचीलापन। शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है, तो क्या करता है, इष्टतम संसाधन उपयोग, ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मतलब जितना हो सके उतना आप संसाधन का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाइए, जिससे उन्हें क्या हो, समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम आप लोगों के लिए पीओटी की ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के। आप मेरे वीडियो को जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जितने लोग नए रहेंगे एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही ढेर सारी क्लासेस मिलेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग पीओटी के, तब तक के लिए बाय।